आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में, जिसको हम एमका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एमका हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले भविष्य में ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन भी बनेगा। और हम ये भी जानते हैं कि एमका का जो निर्माण है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जिसको हम एसपीवी मॉडल भी कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है और अतिशीघ्र अगर इसका निवारण न किया गया तो ये पूरे प्रोग्राम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि एमका प्रोग्राम के करंट स्टेटस की बात करें तो पार्ट्स का डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया है। जो एडवांस एवियोनिक्स हैं ये ऑलरेडी विकसित की जा रही हैं। फिलहाल तो इसके लिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसके अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर 15,000 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी इसके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने इंडिजिनस कंपोनेंट को विकसित कर लिया, जो नहीं हो पाए अभी उनको हम कर रहे हैं। लेकिन जिस मॉडल के अंतर्गत एमका का निर्माण किया जाना है वो ही अभी संशय में लटका हुआ है, और वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल। इनिशियली ये माना जा रहा था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे और अपने सहयोग से इस प्रोजेक्ट को वास्तविकता का रूप देंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के मन में अब एक अलग प्रकार का जो संशय है, या यूं कह लें अपनी ही कैपेबिलिटी पर जो संदेह है ये उत्पन्न हो चुका है। बहुत सारी पब्लिक या प्राइवेट कंपनियों की अगर हम बात कर लें खासकर, तो प्राइवेट कंपनियों का ये कहना है कि उन्होंने अभी तक इस प्रकार के किसी भी एडवांस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा है जो इसके लिए चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं जो कि इस समय उनको परेशान कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का ये कहना है कि हमारे लिए ये गर्व की बात होगी कि हम एमका प्रोग्राम में अपना सहयोग दें, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि हमारे पास इस प्रकार के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोई अनुभव नहीं है। और इसके अलावा उनके अंदर एक डर ये भी है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि हाई इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन इसका रिटर्न कितना होगा इसको लेकर के वो अभी भी संदेहप्रद हैं, जिसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिनसे वो परेशान है, और इसीलिए जो एसपीवी मॉडल है इस समय अधर में लटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर, एक बीच रिपोर्ट ये भी सामने आई थी जहां पर कुछ प्राइवेट कंपनियों का ये कहना है कि पहले वो जो हम कह सकते हैं एमआरएफए प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट बनेंगे उसमें अनुभव को प्राप्त कर लें, उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एमका को ज्वाइन करने के लिए। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा बेतुकी लगी, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर एमआरएफए के अंतर्गत जैसे राफेल फाइटर से इनका निर्माण भारत में हुआ तो इसके पार्ट्स का निर्माण भी भारत में किया जाएगा और भी दूसरी चीज़ें हैं भारत में उनका निर्माण होगा, और इससे उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो बनेगा और उसका इस्तेमाल वो भारत के एमका प्रोग्राम में कर सकेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहले तो ये देखेगी कि जो एसपीवी मॉडल के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों का डर है उसको बाहर निकाला जाए और उन्हें इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया जाए। लेकिन इन केस अगर एसपीवी मॉडल में कोई दिक्कत आती है तो कुछ अल्टरनेटिव मॉडल्स भी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कंसिडर किया जा सकता है। पहला जो प्रपोजल होगा उसमें एक जो सिंगल प्राइवेट कंपनी होगी उसके पास ज्वाइंट वेंचर में जो मेजॉरिटी स्टेक हैं वो दिए जाएंगे, और वही असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काम को संभालेगी, और जो डेली ऑपरेशंस हैं इनकी जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर होने वाली है। और दूसरा यहाँ पर यह है कि या तो फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक टायर्ड सप्लायर के तौर पर कंसीडर की जाएंगी, जहां पर उनके पास किसी प्रकार की जो ओनरशिप है जॉइंट वेंचर की वो नहीं होगी और उन्हें जो पार्ट्स की सप्लाई है वो करनी पड़ेगी। अब आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनियों में इंडिया की जो कंपनी है वो तो फिलहाल कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर हम फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करें जिसमें बोइंग हो गई, डसाल्ट एविएशन हो गई, साब हो गई, उन्होंने काफ़ी विशेष इंटरेस्ट भारत के प्रोग्राम को लेकर के प्रस्तुत किया है, जहां पर बोइंग, डसाल्ट और साब का कहना है कि वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भारत की हर प्रकार से मदद करने के लिए इच्छुक है, और अगर उन्हें मौका मिला तो वो काफ़ी ज़्यादा खुद को खुश भी महसूस करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि एक शर्त भी है, जो कंपनियां हैं जैसे कि बोइंग हो गई, डसाल्ट एविएशन हो गई, ये साब हो गया, ये तभी एमका प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगी अगर ये एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करती हैं।
यानी कि जो भारत 114 की संख्या में फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, अगर उसमें इनको विजेता घोषित किया जाता है तो ये कंपनियां भारत के एमका प्रोग्राम में भी समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि एमका को लेकर के चैलेंजेस तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि भारत में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और दूसरी संगत संस्थाएं हैं, ये इसका कोई ना कोई उपचार जरूर निकालेंगे, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। टोटल 7 स्क्वाड्रन इनिशियली एमका की ली जाएंगी, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होगी, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगी। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि एमका मार्क 1 हमें स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ क्या है। तो स्टेल्थ वेरिएंट में जो वेपन है वो इंटरनल वेपन बे में कैरी किए जाएंगे, यानी जो भी एयर टू एयर या एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं उनको ये एयरक्राफ्ट अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा। जबकि जो नॉन स्टेल्थ वेरिएंट होगा एमका का, उसमें एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और उन्हीं एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में ये अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है उनको कैरी करेगा और मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। वही एमका मार्क 2 की बात करें तो इसकी टोटल 5 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदी जानी है और मार्क 1 की तुलना में मार्क 2 में बहुत सारी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि रिपोर्ट्स के हिसाब से बड़े पैमाने पर हमें इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एडवांस कॉकपिट हमें देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे और भी कई एडवांस फीचर है जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा इंजन की बात करें तो मेन डिफरेंस यहाँ पे भी है। एक तरफ जहां एमका मार्क 1 में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, तो वहीं एमका मार्क 2 में एक स्वदेश निर्मित 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसको पावर करेगा। और एमका में आपको नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन सिस्टम है ये देखने को जरूर मिलेंगे। एमका मार्क 2 को एज अ 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो खूबियां हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ऑलरेडी एमका प्रोग्राम के लिए अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो एमका मार्क 1 में तेजस मार्क 2 से बोरो की जाएंगी, लेकिन और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑलरेडी विकसित की जा रही हैं। तो भारतीय वायुसेना को इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार है। अब रही बात ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को कब तक मिलेगा, तो पहले भी रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख ये कह चुके हैं कि एमका 10 वर्षों में जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है ये प्राप्त कर लेगा। और उनका ये कहना है कि 1 दशक के खत्म होने से पहले पहले जो एमका प्रोग्राम है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने की स्थिति में होगा। खैर, अभी ये सब टिप्पणियां हैं, इस पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ भी नहीं कहा है। जो उनकी टाइमलाइन है वही एक्चुअल टाइमलाइन मानी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।